अब जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमें आखिर कौन कौन से चैप्टर्स इसमें पढ़ने होंगे, कौन कौन से, है ना। जैसे कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, पूरे बहुत टॉपिक्स हमें पढ़ने थे, बहुत सारे इसमें चैप्टर्स हमें पढ़ने। ये काट देना, ठीक है, ये सही है। ओके, तो देखो, हमने अभी इससे पहले अभी हम लोग ने ये देखा था कि हमें आखिर इस पूरे कोर्स के दौरान में डे 1 चैलेंज के अंतर्गत कंप्लीट मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का जो हमारा पूरा कोर्स चल रहा है ना, कम से कम इसमें 50 दिन का हमने चैलेंज लिया है। 50 से 55 दिन भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप देखोगे तो इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे वो हम लोग ने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना था वो हमारा अर्ली मिडिवल पीरियड था। अब अर्ली मिडिवल पीरियड के दौरान, जो कि 750 से 1200 ईस्वी के बीच का टाइम पीरियड माना जाता है, इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, इसमें हमें ये देखना होगा कि इंडियन फ्यूडलिज्म हमें सबसे पहले इसमें पढ़ना होता है, यानी कि भारतीय सामंतवाद के बारे में हमें इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलते हैं भारतीय सामंतवाद पढ़ लेते हैं, और कुछ अपने नोट्स भी बनाते रहेंगे साथ में, ठीक है। ओके, जैसा कि हमें पढ़ना है, देखो हमारा जो पहला चैप्टर था वो हम लिख देते हैं, वो हमारा था अर्ली मिडिवल पीरियड, जिसको हम लोग पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास भी कह सकते हैं, या पूर्व मध्यकालीन पीरियड भी इसको बोल सकते हैं, पूर्व मध्यकालीन काल, ठीक है। प्रारंभिक मध्यकालीन काल ये भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी में। अब देखो, इसमें हमें जो पढ़ना होगा, सबसे पहले जो हमें पढ़ना होता है इसमें हमें पढ़ना था इंडियन फ्यूडलिज्म, यानी कि सामंतवाद, भारतीय सामंतवाद। अब भारतीय सामंतवाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही इस टाइम पीरियड के अंतर्गत अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड आप लिखोगे 750 से लेकर 1200 तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है। और ऐसा नहीं है, भारतीय सामंतवाद क्यों बोल रहे हैं? देखो, भारतीय सामंतवाद हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है सिर्फ जो है भारत के अंदर ही इस टाइम पीरियड के दौरान सामंतवाद की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, बट आप देखोगे यूरोप के अंदर भी हमें, है ना, यूरोपीय फेडरलिज्म देखने को मिलता है। तो ऐसा सब जगह हमें देखने को मिलता है, सब जगह तो नहीं कहेंगे, इंडिया में। तो इंडिया के बारे में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इंडियन फ्यूडलिज्म के इसलिए हमने ये टॉपिक डाला है। अच्छा, इंडियन भारतीय सामंतवाद को पढ़ते पढ़ते लास्ट में इसी में देखो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, फ्यूडलिज्म डिबेट पे। फ्यूडलिज्म डिबेट का मतलब सामंतवाद में जो हमारे विरोध रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे इतिहासकार ऐसे होंगे मतलब इसमें बहुत सारे इतिहासकार ऐसे होंगे जो मानते हैं कि वाकई में इस टाइम पीरियड के दौरान सामंतवाद था, भारत के अंदर सामंतवाद था। बट ये पुरानी रिसर्च हमें ये बताती है। अगर हम इस पे न्यू रिसर्च की बात करेंगे, न्यू रिसर्च अब इस पे आने लगी है कि नहीं, जो अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड है इंडिया के अंदर उसमें फ्यूडलिज्म नहीं था। आप लोग कहते हो कि फ्यूडलिज्म है, बट यहाँ पे फ्यूडलिज्म हम इसमें नहीं कह सकते। तो खैर, ये जो चीज़ है, जो ये वाला टॉपिक है फ्यूडलिज्म डिबेट का, वो मेंस के लिए टॉपिक चला जाएगा। बट अभी हम भारतीय सामंतवाद में जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो आखिर पीटी के अंदर जितने भी वो स्टेटमेंट्स बना करके अगर हमें फंसा करके कुछ क्वेश्चंस पूछते हुए हैं, तो हम उसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लगा के ले जाएंगे आंसर, ठीक है। और कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ लेंगे इसमें इसी के दौरान। तो चलते हैं। अब देखो, बैठ के लिखवा देता हूं मैं। अब देखिए, जैसे जो लिखना शुरू करेंगे, अर्ली मिडिवल पीरियड जो कि 750 से
1200 ईस्वी तक का पीरियड माना जाता है। इतिहासकारों ने इसको क्या बोला है? इतिहासकारों ने इसको डार्क एज बोला है। डार्क एज यानी कि अंधकारमय युग। और डार्क एज क्यों बोला है ये भी हमें सब पता होना चाहिए। देखो, डार्क एज इसलिए बोला है क्योंकि अंधकारमय युग इसलिए बोला है कुछ इतिहासकार, यानी कि है ना, कि इस टाइम पीरियड के अंदर हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विखंडित राजतंत्र। आप लिख लेना, ठीक है, हिंदी में भी विखंडित राजतंत्र। विखंडित राजतंत्र हम कह सकते हैं। विखंडित राजतंत्र क्या होता है? देखो, डिसेंट्रलाइजेशन तब होता है जब कोई बड़ा केंद्रीकृत जो राज्य है, साम्राज्य है, उसका डिक्लाइन हो जाता है, और डिक्लाइन के बाद छोटे छोटे राजवंशों का जब उदय होता है, छोटे छोटे सामंती प्रक्रियाओं का जब उदय होता है, ठीक है, तो हम लोग उस समय को कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बट अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, लास्ट तक बने रहना, तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पूरा समझ में आएगा, और क्या सेंट्रलाइजेशन क्या होता है वो पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब देखो, डिसेंट्रलाइजेशन है, विखंडित राजतंत्र है ना। यहाँ पे हम लोग को यह देखना है कि अब इतिहासकारों का मानना है, इस पर कहते हैं कि पॉलिटिकली तो डिसेंट्रलाइजेशन था, पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइजेशन था, बट राजनीतिक रूप से विखंडित राजतंत्र था। बट यहाँ पे जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, यानी कि कला और संस्कृति के रूप में यदि हम देखते हैं, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कह सकते, फ्यूडलिज्म नहीं कह सकते, ठीक है। यानी कि सामंतवाद यहाँ पॉलिटिकली हमें देखने को मिलता है, बट आर्ट एंड कल्चरल हिस्ट्री के अंतर्गत यदि हम देखेंगे तो सामंतवाद हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब बात आती है कि देखो, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन मैंने आपको बताया था, या हम कह सकते हैं फ्यूडलिज्म, ठीक है। देखो, यहां पे फ्यूडलिज्म का मतलब है सामंतवाद, और आप देखो पॉलिटिकली, यानी कि मैं हिंदी में लिख देता हूं, देखो राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से आप देखोगे तो समाज का क्या हो चुका था? सामंतीकरण हो चुका था इस समय, सामंतीकरण, फ्यूडलाइजेशन हो चुका था इस प्रकार से। अब देखो, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से किस प्रकार से हुआ, तो वो मैं आपको बता दूं। देखो, हम जानते हैं कि भाई फ्यूडलिज्म ऐसी स्थिति होती है जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो राजा है ना, जो किंग है, वो क्या होगा? किंग हमेशा वीक होता है, ठीक है, किंग हमेशा वीक होता है। अब बात आती है कि किंग वीक कैसे होता है, क्योंकि किंग की, किसी राजा जब कमजोर कब होता है? जब उस राजा के समाज में, जब उस राजा के साम्राज्य में इकोनॉमी डिक्लाइन में चली जाती है ना, इकोनॉमिक डिक्लाइन में चली जाती है, और इकोनॉमिक डिक्लाइन में चली जाती है जिसकी वजह से देखो, आप देखो, राजा के पास इस टाइम पीरियड के दौरान, या सामंतवाद की प्रक्रिया जब सामंतीकरण हो जाता है, तो उसमें इकोनॉमी का पतन हो जाता है, आर्थिक व्यवस्था का पतन हो जाता है। और देखो, राजा के पास आप देखोगे तो कॉइन्स की कमी होगी, कॉइन्स यानी कि सिक्कों की कमी हो जाएगी, है ना, सिक्कों की कमी हो जाएगी। अब जब सिक्कों की कमी क्यों होगी, ये भी आप लोग को समझना चाहिए। देखो, सिक्कों की कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है, इस टाइम पीरियड के दौरान, या यहाँ पे हमें ट्रेड एंड कॉमर्स, जो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात होती है, ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब व्यापार और वाणिज्य वाली जो चीज़ें होती हैं, व्यापार हमारा बिल्कुल बिल्कुल हमारा डिक्लाइन में चला जाता है ना, व्यापार का भी हमें पतन होता हुआ दिखता है ना। और यहाँ देखो, इसका कारण सिंपल सा ये है कि जो हमारे लॉन्ग रूट्स ट्रेड यानी कि जो लंबी दूरी के यात्राओं वाले जो व्यापार होते थे, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं,
और यही कहते थे हमारे जो भारतीय सामंतवाद है, जो मानते थे कि हाँ अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड को हमें सामंतवाद मान सकते हैं, यानी कि इस टाइम पीरियड को हमें फ्यूडलिज्म का ग्रोथ होते हुए दिखाई देता है। ग्रोथ इसलिए हमें दिखाई देता है क्योंकि आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ लॉन्ग रूट्स ट्रेड यानी कि लंबी दूरी के हमें व्यापार देखने को नहीं मिलता। और जब आपको पता है जब व्यापार नहीं होगा, है ना, तो जाहिर सी बात है जो कॉइन्स वगैरह जो आपको व्यापार से प्राप्त होते थे, विदेशी जो व्यापारी होते थे वो अपने साथ वहाँ करके कॉइन्स ले करके जाते थे। राजा जब स्ट्रांग होता था, ट्रेड एंड कॉमर्स जब स्ट्रांग होता था, तो क्या होगा, तो आपको पता है कि इकोनॉमी जो है बिल्कुल इकोनॉमी का भी विकास हमें देखने को मिलेगा। और इकोनॉमी जब स्ट्रांग होगी तो बेसिकली राजा क्या होगा, राजा पावरफुल होगा। अब राजा पावरफुल होगा तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वो क्या है, वो सेंट्रलाइजेशन की स्थिति होती है, केंद्रीकरण की स्थिति होती है, ठीक है। अभी लॉन्ग रूट ट्रेड यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भैया हाँ पॉलिटिकली और आर्थिक रूप से यानी कि राजनीतिक रूप से और इकोनॉमिक रूप से आप देखोगे तो फ्यूडलाइजेशन हो चुका था इस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, पहले मैं पूरा ब्लैक बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड है मेरे मुझे साफ करना पड़ेगा, तो पहले व्हाइट बोर्ड साफ करते हैं। आप लोग 1-2 मिनट का ब्रेक भी नहीं लो। पूरा ही मिटाना पड़ेगा। अब देखो हम लोग ने अभी क्या डिस्कस किया कि जब फ्यूडलिज्म होता है या फ्यूडलाइजेशन होता है, सामंतीकरण होता है पॉलिटिकली इकोनॉमिकली समाज के अंदर, तो हम देखते हैं कि राजा कैसा होता है, किंग कमजोर होता है। किंग क्या होता है, किंग हमारा वीक होता है, ठीक है। पहन ही नहीं चल रहा। और हमने देखा अभी जितना भी अभी हम लोग ने कवर किया था, राजा वीक होता है क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, किसके कारण, ट्रेड एंड कॉमर्स जब डिक्लाइन में चला जाता है। और हम देखेंगे इस टाइम पीरियड के दौरान में, यानी कि अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड के दौरान में हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे लॉन्ग रूट्स ट्रेड यानी कि लंबी दूरी की जो यात्राएं वाला जो व्यापार होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता। देखो अब जब देखो किसी भी किंग की, किसी भी राजा की जब इकोनॉमिकल कंडीशन जब डिक्लाइन हो जाती है ना, तो क्या होता है यहाँ पे देखो अर्बन डिके हमें देखने को मिलता है ना। अर्बन डिके का मतलब है, इसको हम लोग अर्बनाइजेशन भी बोल सकते हैं, है ना, अर्बनाइजेशन। यानी कि आप देखो हिंदी में लिखना, जो शहरीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए थी,
शहरीकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध होती दिखाई देगी। है ना, शहरीकरण की प्रक्रिया हमें अवरुद्ध होती दिखाई देगी, मतलब शहरों का हमें डेवलपमेंट देखने को यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। इसको कहते हैं अर्बन डिके होना, है ना। अर्बन डिके यानी कि अर्बनाइजेशन हमारा बिल्कुल डिक्लाइन में चला जाता है, शहरीकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध होती नजर आएगी। अब देखो, जब शहरीकरण की प्रक्रिया यानी कि शहर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो लोग जो होते हैं, जो लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे, उनका माइग्रेशन होना शुरू हो जाएगा गाँव की तरफ। क्या होना शुरू हो जाएगा, तो माइग्रेशन टुवर्ड्स विलेजेस। अब गांव की तरफ, है ना, जब उनका प्रवासन जब शुरू हो जाता है, तो आप देखो कि लोग क्या करेंगे, जो छोटे छोटे एरिया के अंदर ही अपना व्यापार जो है स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप देखो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमिकल सिस्टम यहाँ पे डेवलप होगा, यानी कि कृषि आधारित व्यवस्था हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो लोग, अब यहीं से आप देखोगे तो आप यहीं से हम कह सकते हैं, तो क्या होगा, इमरजेंस ऑफ, यहीं से आप देखोगे तो इमरजेंस ऑफ, है ना, जो लोकल जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं उनका हमें डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा, यानी कि सामंतों का हमें विकास हमें देखने को मिलेगा, इनका उदय होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, यानी कि सामंतों का हमें उदय होता हुआ दिखाई देगा। अभी इन्हीं को देखो, आप हिंदी में कह सकते हो मुखिया, है ना, यही लोग बन करके आएंगे, जैसे मुखिया, ठीक है, सरपंच, जमींदार, जागीरदारी, इन सब का डेवलपमेंट हमें होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और देखो इसमें अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपने आप को देन जब ये पावरफुल हो जाएंगे, है ना, जब ये लोग शक्तिशाली हो जाएंगे धीरे धीरे, तो ये लोग अपने आप को टाइटल देना शुरू करेंगे। तो ये लोग अपने आप को टाइटल देना शुरू करेंगे। महामंडलेश्वर, अब ये पीटी का फैक्ट है, महामंडलेश्वर जो टाइटल ये लोग अपने आप को देना शुरू करेंगे, है ना, अपने आप को ये इस प्रकार से बड़े बड़े टाइटल देना शुरू कर देंगे, ठीक है, मुखिया और सरपंच, है ना। और आप देखोगे कि हम जानते हैं कि क्या, क्योंकि आप देखो फ्यूडलाइजेशन जब हो जाता है, सामंतीकरण जब हो जाता है, तो राजा तो वीक है ना, राजा वीक है, तो राजा के पास आपको पता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यहाँ पे है नहीं उसके पास, है ना, और इसके पास कॉइन्स भी नहीं है, इसके पास तो कॉइन्स भी नहीं है देने के लिए, है ना। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से इन लोगों को क्या करेगा, जो विलेजेस में जा चुके हैं, तो विलेजेस में आप देखोगे तो ये लैंड ग्रांट्स देना शुरू करेगा, है ना, यानी कि लैंड ग्रांट्स का मतलब होता है भूदान, ठीक है, या भूमि को दान में देना, लैंड्स को यानी कि भूमि को ये लोग दान में देना शुरू करेंगे। और आप देखोगे अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड के दौरान में ये लैंड ग्रांट सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हमें इसके वो देखने को मिलता है क्योंकि आपको पता है यही सब फ्यूडलिज्म की सब हम लोग फीचर्स पे ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो लैंड ग्रांट आधारित भूमि, आप देखोगे दान आधारित व्यवस्था हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके बाद आप देखो, क्योंकि राजा को चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू, है ना, राजा को क्या चाहिए, भू राजस्व, मतलब कि भू राजस्व चाहिए, इसलिए ये लैंड ग्रांट्स जब जमींदारों को, सरपंच को देना शुरू करेगा, है ना, तो फिर अब इनका भी भाई, इनको भी कहीं ना कहीं से कमाना है ना, इनको भी लैंड ग्रांट्स का राइट्स मिलने चाहिए। तो ये जो सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, है ना, सामंत जो होते हैं बड़े बड़े,
तो आप देखोगे तो ये अपने से छोटे छोटे किसानों को भी, अपने से छोटे छोटे लोगों को भी आप देखो लैंड ग्रांट्स देना शुरू करेंगे, है ना, लैंड ग्रांट्स देना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो मनी का डिबेसमेंट हो रहा है ना। यहाँ देखो कॉइन्स तो नहीं है, बट ये लैंड ग्रांट्स आधारित, भूमि दान आधारित ये व्यवस्था यहाँ पे कहलाती है, ठीक है। और आप देखोगे तो इनके पास जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, अब इनके पास क्या है, इनके पास अपना अपना देखो थोड़ा सा आप देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट भी अब थोड़ा थोड़ा करेंगे, अपनी शासन व्यवस्था भी थोड़ा थोड़ा करेंगे, है ना, डेवलप करेंगे। और इनके पास देखो मिलिट्री भी रखेंगे, छोटी मोटी आर्मी भी ये लोग अपना रखना शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, अब आप देखोगे तो, और यहीं पे जब हम जानते हैं कि राजा तो अभी कमजोर है, राजा कमजोर है, ठीक है। जब यहाँ पे अगर यही चीज देखेंगे, जब राजा स्ट्रांग होता है ना, जब मान के चलते हैं किंग अगर स्ट्रांग है, राजा स्ट्रांग है, तब तो ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ये जो सामंत हैं, वो क्या करेंगे, राजा के अधीनस्थ रहेंगे। ये क्या करेंगे, राजा के अधीनस्थ रहेंगे, ठीक है, यानी कि राजा के अंडर में काम करेंगे, है ना। और एक फोर्स लगता है, देखो इतिहास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है भाई केंद्र की तरफ लगने वाला बल। अगर राजा यहाँ पे स्ट्रांग है तो पावर किसके हाथ में है, तो राजा के पास सारी पावर होगी, है ना। और राजा ही डिसाइड करेगा कि किसको जो है फ्यूडल लॉर्ड्स हमें बनाना चाहिए, किस प्रकार से किसको मुझे लैंड ग्रांट्स देनी चाहिए, ठीक है, भूमि दान करना चाहिए, क्योंकि उसको रेवेन्यू चाहिए, राजा को रेवेन्यू चाहिए। और ये देखो जब राजा स्ट्रांग है तो ये अधीनस्थ है ना। और अगर राजा कमजोर है, मान लो अगर राजा कमजोर है, अगर किंग वीक है, कमजोर है, तो वो क्या करेगा, तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, जो सामंत है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देंगे, है ना, अपने आप को स्वतंत्र कर देंगे। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो स्वतंत्र राज्य व्यवस्था अपनी डेवलप कर लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जब राजा भी के अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेंगे, राजा के साथ जो है कनेक्शन अपना काट के ये अपनी थोड़ा देखोगे अपना पॉलिटिकली डेवलपमेंट, अपना एक्सपेंशन थोड़ा थोड़ा शुरू कर देंगे। और इसी फेज को हम लोग कह सकते हैं क्या है, लोकल, जो हमने अभी बताया था प्रांतीय राज्यों का उदय जब होता है, जब हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो इसी चीज को देखो, जब प्रांतीय राज्यों का उदय, प्रांतीय राज्यों, स्मॉल, है ना, स्मॉल किंगडम्स, स्मॉल स्टेट्स का जब डेवलपमेंट होता है, लोकल स्मॉल रूलर्स का जब इमरजेंस यहाँ पे शुरू हो जाता है, तभी हम इसको क्या कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ये कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डिसेंट्रलाइज। और यहाँ अभी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था अभी राजा की तरफ था केंद्रित, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखोगे जब यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, और यही कंडीशन हमारी फ्यूडलिज्म कहलाती है, ठीक है, यही हम लोग को पढ़ना है, ये फ्यूडलिज्म कहलाती है। और आप देखोगे तो जब यहाँ पे अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी यहाँ पे काम कर रहा था, बट अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे काम करेगा, फ्यूडल लॉर्ड्स की तरफ काम करेगा, क्योंकि आप देखो फ्यूडल लॉर्ड्स क्या कर रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे ये स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है यहाँ पे लैंड ग्रांट्स देने वाली, अपने से छोटे, है ना, लोगों को अब ये लोग भी लैंड ग्रांट्स देना शुरू करेंगे। और ये जो फ्यूडलिज्म की व्यवस्था है ये अब यहाँ पे वंशानुगत हो जाएगी, मतलब वंश पीढ़ी दर पीढ़ी यही व्यवस्था लंबे समय तक चलती रहती है ना। इसी को जो है सामंतवाद कहते हैं, ठीक है, यानी कि फ्यूडलिज्म कहते हैं, ओके। और आप देखोगे जब यहाँ पे ये स्ट्रांग कैसे हो रहा है, धीरे धीरे फ्यूडल लॉर्ड्स अपने आप को स्ट्रांग करते हुए नजर आएंगे। जब राजा स्ट्रांग होता है उस समय फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते हैं भाई, अपने आप को और स्ट्रांग करने के लिए किसी स्ट्रांग किंग के साथ में मैट्रिमोनियल अलाइंसेस करते हैं, यानी कि, है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिमोनियल,
मैट्रिमोनियल अलाइंसेस का मतलब होता है वैवाहिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ जो है आप देखोगे विखंडित राजतंत्र, ये कहलाता है हिंदी में विखंडित राजतंत्र। और आप देखोगे प्रांतीय राज्यों का उदय होता हुआ हमें नजर आता है जब किंग वीक होता है। यही स्थिति हमारी फ्यूडलिज्म सामंतवाद कहलाती है। और ये स्थिति जो मैंने अभी आपको नीचे बताई ये सेंट्रलाइजेशन कहलाती है। क्या है? सेंट्रलाइजेशन, जब राजा स्ट्रांग होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखो इस चीज से हम कह सकते हैं कि हाँ वाकई में क्या था, वाकई में भाई अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड के दौरान, प्रारंभिक मध्यकालीन जब हम पीरियड को पढ़ते हैं 750 से 1200 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड पढ़ते हैं, हाँ उसमें हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ वाकई में ये सामंतवाद था। ठीक है, और क्योंकि हमें यही चीज़, हमें ये वाला जो कंडीशन है ये हमें पूरे टाइम पीरियड में देखने को मिलेगी। ये हमारे कौन से इतिहासकार कहते हैं, जैसे कि जो ओल्ड जो हिस्टोरियंस रह चुके हैं, जैसे आप किसका नाम याद रख सकते हो तो आर एस शर्मा का नाम याद रख सकते हो। मेंस में आपको लिखने में मदद मिलेगी, एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं अगर आप किसी हिस्टोरियन का नाम ऐड कर देते हो। ठीक है, तो अब देखो अब ये तो आपको लग रहा है कि हाँ फ्यूडलिज्म है, बट नई रिसर्च यहाँ पे ये कहती है कि ये फ्यूडलिज्म नहीं था। वो भी हमें थोड़ा सा समझना होगा, है ना। 5-10 मिनट में वो भी चीज़ समझ लेते हैं। उसके लिए आपको पहले 2 मिनट का ब्रेक ले लो, है ना। हम लोग 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और देन हम लोग लास्ट फेज में चलते हैं इसके, जब हम कहेंगे कि आखिर ये फ्यूडलिज्म नहीं था। ऐसा क्यों हम लोग पढ़ेंगे? क्योंकि देखो मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या वाकई में आप देखो अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड के दौरान क्या हम कह सकते हैं कि ये अर्बन डिके था, यानी कि शहरीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे अवरुद्ध हो चुकी थी? जस्टिफाई करो। अब आपको अगर पूरा पता होगा इसके बारे में तो आप आराम से 150-200 शब्द तो लिख ही ले जाओगे, है ना, जो भी हम लोग ने अभी डिस्कस किया है। और इसके साथ साथ देखो ये क्वेश्चन आता है कि भाई फ्यूडलिज्म था या नहीं था, जस्टिफाई करो, है ना। सामंतवाद की प्रक्रिया नज़र आई थी इस समय या नहीं। इस प्रकार से मेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप ग्रूम करके आप लिख ले जाओगे। फिलहाल वो हमारा जो हाँ पॉजिटिव पॉइंट हमारा ये है कि हाँ भाई फ्यूडलिज्म था। अगर इस पॉइंट पे लिखना होगा, है ना, तो हम ये सब पॉइंट ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप देखो ये कह दिया क्वेश्चन में कि ये फ्यूडलिज्म नहीं था, अर्बन डिके नहीं था, है ना, ये जस्टिफाई करने को बोल दिया, तो फिर आपको बताना पड़ेगा दोनों, हाँ फ्यूडलिज्म था भी और फ्यूडलिज्म नहीं भी था। ठीक है, तो अब फ्यूडलिज्म नहीं, नेगेटिव वाला पॉइंट अब हम लोग को ध्यान रखना होगा। अब हम लोग नेगेटिव वाला पॉइंट जान लेते हैं कि 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और व्हाइट बोर्ड को पूरा साफ कर देंगे, फिर चलते हैं आगे। पानी वानी पी लेते हैं।